Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BA फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर NEP का कोर्स टाइप 2 और उसका यूनिट 2 जो है काजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें हम देखेंगे कि एथनिक और रिलीजियस डायमेंशंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के। इससे पहले के पार्ट 1 है उसकी लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आपको आई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा वो देखने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो इससे पहले आप जाकर वही लेक्चर देखें और फिर बाद में यहाँ पे आए। चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। ऐसे कल्चर्स जिनमें एथनिसिटी और रिलीजियस डायमेंशंस इन्वॉल्व हो, ये जो इस टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ये हमारी आइडेंटिटीज़ से जो है रिलेटेड होते हैं और हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर और हमारी जो डीप बिलीफ्स है उनसे जो है टाइड अप होते हैं। ये चाहे वो एथनिक आइडेंटिटी हो या रिलीजियस आइडेंटिटी, दोनों जो है हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करती है, लेकिन इसको जो है मैनिपुलेट किया जाता है जिससे जो है डिवीजन और वायलेंस होता है बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, एथनिक कम्युनिटीज़ या रिलीजियस कम्युनिटीज़। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है और रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होती है। एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटी ओवरलैप कैसे करती है, इन दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है। इसके बाद हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे। चलिए देखते हैं पहले एथनिक आइडेंटिटी किसे कहते हैं। एथनिक आइडेंटिटी जो होती है ये होती है बेस्ड किस पे, जो भी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, कल्चर हो, एंसेस्ट्रेसी हो या फिर फिज़िकल ट्रेट्स हो। इससे हम ये एथनिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। किसी भी एथनिक कम्युनिटी या कोई, जैसे कि कश्मीर ही ले लीजिए आप, जम्मू एंड कश्मीर में 2-3 एथनिक कम्युनिटीज़ है, जैसे कि लद्दाख है, जम्मू है, कश्मीर है। और जो कश्मीर है यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, कश्मीरी कल्चर अलग है, हमारा फेरन वगैरह। ऐसे ही जम्मू में जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है वहाँ की लैंग्वेज जो है हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है और डोगरी वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है। वहाँ का कल्चर भी हमसे डिफरेंट है थोड़ा बहुत। और लद्दाख की तो बात ही अलग है, वहाँ पे तो फुल लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, एंसेस्ट्रेसी भी वहाँ की अलग है, फिज़िकल ट्रेट्स भी अलग है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनसे हमें क्या एक एथनिक आइडेंटिटी मिलती है। एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो जो है उनको एक कलेक्टिव मेमोरी होती है और शेयर्ड हिस्ट्री होती है जो उनके जो ग्रुप बॉन्ड्स है उनको स्ट्रेंथन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुर्दिश एक कम्युनिटी है मिडल ईस्ट के अंदर, वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई है वो कम्युनिटी। उनको जो है कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन कल्चर है, सेवरल सेंचुरीज से जो है उनका ये कॉमन कल्चर रहा है और उनकी शेयर्ड हिस्ट्री रही है और कलेक्टिव जो है मेमोरी भी रही है उनकी। तो अगर बात की जाए रिलीजियस आइडेंटिटी की तो वो क्या होती है। जब एक कम्युनिटी जो है या कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो टाइड अप होते हैं विद बाय शेयर्ड बिलीफ्स, रिचुअल्स और वैल्यूज़ बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फेथ इन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, यानी कि कोई कम्युनिटी है उन वो कॉमन बिलीफ्स, रिचुअल्स और वैल्यूज़ को जो है फॉलो करते हैं और ये बिलीफ्स, रिचुअल्स और वैल्यूज़ जो है वो बेस्ड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फेथ पे या कोई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो होता है उनका उस पे जो है बेस्ड होता है ये बिलीफ्स, रिचुअल्स और वैल्यूज़। रिलीजन जो है ये प्रोवाइड करता है इनको गाइडेंस, कम्युनिटी प्रोवाइड करता है और एक सेंस ऑफ पर्पस जो होता है लाइफ का ये भी इनको देता है एक कम्युनिटी को। लेकिन जो डिफरेंसेस आते हैं बिलीफ सिस्टम के अंदर उससे जो है टेंशन्स क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिया सुन्नी आप देखें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पे जो है डिफरेंसेस होते हैं बिलीफ सिस्टम के अंदर जिससे हमें जो है देखने को मिल सकता है कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। एक और चीज़ है जो ओवरलैप क्या है इन दोनों के दरमियान, एथनिसिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी के दरमियान। एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटी जो है ये कई बार जो है ओवरलैप करती है एक दूसरे के साथ और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इनका। जब कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने आप को एज बोथ एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी जो है बताती है कि हम दोनों है, एथनिक ग्रुप भी है और रिलीजियस ग्रुप भी है अलग।
इससे जो है उनकी जो आइडेंटिटी है वो स्ट्रेंथन होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन जाती है उनकी। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, वहाँ पर जो कैथोलिक्स है और जो प्रोटेस्टेंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं दोनों, रिलीजियस ग्रुप भी और एथनिक ग्रुप भी, यानी कि वो रिलीजियस आइडेंटिटी और एथनिक आइडेंटिटी भी है उनकी। Now let's move ahead and see why ethnic and religious conflicts arise. Ethnic और religious conflicts क्यों arise होते हैं? सबसे पहला काज हम देखते हैं historical grievances और memory. So ethnic और religious groups जो होते हैं ना, ये अक्सर जो होते हैं कैरी करते हैं जो भी historical grievances इनके साथ हुए होते हैं, चाहे वो फिर मेमोरीज हो पास्ट डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस जो इनके साथ हुआ होता है। और ये ग्रीवियंसेस जो है ये बहुत ज़्यादा जनरेशन्स तक जाती रहती है, कहानियाँ सुनाई जाती है अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को, हमारे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हो रहा था, ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ। सो ये जो है एक रिजेंटमेंट जो है अलाइव रखता है इनके दिलों के अंदर, जिससे जो है बाद में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। कहीं ना कहीं इन यही हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस जो है फिर मेजर काजेज होते हैं उनके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, रवंदन जेनोसाइड हुआ था जो इन्फ्लुएंसर था लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन्स जो थे बिटवीन हुतू एंड तुत्सी एथनिक ग्रुप्स। ये जेनोसाइड जो है ये 7 अप्रैल से 19 जुलाई तक चला था और इसमें जो है 5 से 8 लाख जो तुत्सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनको मारा गया था। एक मास मर्डर जेनोसाइड था ये। सो हुतू कम्युनिटी जो थी उनके अंदर जो थे बहुत ज़्यादा टाइम से जो है हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए जो है ये वाला जेनोसाइड किया था। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस से जो है कितने बड़े कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो सेकंड जो काज है क्यों होते हैं एथनिक और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स, वो है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो अक्सर जो है रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स, सो उनको फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, और उनके जो एक्सेस होता है पावर का या रिसोर्स का, वो उनका लिमिट किया जाता है, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाते और उनको जो है डिफरेंट रिसोर्स चाहे वो हेल्थ केयर हो या कुछ भी, उनका फ़ायदा नहीं मिलता अच्छे से। सो जब इन ग्रुप्स को जो है पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड फील होता है, तो वो जो है पुश करते हैं कि उनको जो है और राइट्स और ऑटोनॉमी जो है मिले, और इससे जो है कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब वो प्रोटेस्ट्स वगैरह करने पर आ जाते हैं। फिर एग्जांपल है कुर्द्स की, जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि वो फैले हुए 2-3 कंट्रीज़ के अंदर। सो वो जो है अक्सर जो है फाइट करते हैं कि उनको जो है पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिले और ऑटोनॉमी मिले, या फिर उनको एक अलग कंट्री ही दी जाए जहाँ पर वो सेटल हो जाए। सो द थर्ड cause of ethnic and religious conflict is competition over resources. सो जो भी रिलीजियस और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सो उनका जो एक और काज है वो compete करते हैं रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो लैंड हो, जॉब्स हो या साफ पानी ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि सूडान की, वहाँ पे जो है टेंशन्स क्रिएट हो गई थी एथनिक ग्रुप्स के दरमियान। दरफुर नाम का इलाका है, वहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है दो एथनिक ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हुए थे कि वहाँ पे कंपटीशन सा लग गया था कि लैंड और वाटर पे, यानी कि बहुत ज़्यादा फसाद हो गया था लैंड और वाटर के ऊपर। सो फोर्थ रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ मैनिपुलेशन बाय लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो सपोर्ट गेन कर सके और डाइवर्ट कर सके पब्लिक का अटेंशन, जो भी उस वक्त जो है एक ऐसा इशू होता है जो उनके खिलाफ होता है, उससे जो है डाइवर्ट करने के लिए वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं जो भी रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटीज़ होती है उनको। सो बाय क्रिएटिंग अस वर्सेस देम मेंटेलिटी, यानी कि हम वर्सेस वो, ये जैसे कि आजकल चल रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जाता है ताकि जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है उनको जो है डाइवर्ट किया जाए हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के अंदर। सो लीडर्स जो है अपने आप को अपने पावर जो है स्ट्रेंथन करने के लिए
ये सब करते हैं, और इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो सोशल हार्मनी को चुकानी पड़ती है, क्योंकि डिवाइड्स क्रिएट हो जाती हैं फिर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यूगोस्लाविया जो है, वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है एथनिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया और फिर डिवीजन हो गया वहाँ पर, जिससे जो है वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे 1990s के अंदर। फिफ्थ काज जो है एथनिक एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट का, वो है फियर एंड मिसट्रस्ट। सो एथनिक और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स जो है वो अक्सर होते हैं, एक साइकिल ऑफ फियर होता है उनके अंदर, और मिसट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते उतना इजीली किसी भी लीडर या किसी पे भी। जो भी ग्रुप्स है वो फील करते हैं थ्रेटनड बाय ईच अदर, यानी कि दो एथनिक ग्रुप्स या दो रिलीजियस ग्रुप्स, एक रिलीजियस ग्रुप या एक एथनिक ग्रुप, ये एक दूसरे जो है थ्रेटनड फील करते हैं। इनको ये डर लगा रहता है कि कोई जो है इनके ऊपर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, अगला जो ग्रुप है वो इनके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो फियर है, इस वजह से जो है प्रेम्प्टिव वायलेंस क्रिएट होता है ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दूसरे ग्रुप्स से, जो भी थ्रेट्स उनको मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है, वहाँ पे दोनों साइड से जो है डीप सीटेड फियर और मिसट्रस्ट है उन दोनों को एक दूसरे से, जिससे जो ऑन गोइंग वायलेंस है वहाँ पे वो ज़्यादा फ्यूल होता रहता है। Now let's move ahead and see what are the impacts of ethnic and religious conflicts. So पहला impact जो हमें देखने को मिलता है वो है ह्यूमन सफरिंग्स एंड डिस्प्लेसमेंट होती है। सो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स जब कन्फ्लिक्ट करते हैं, जब इनका कन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे मास ह्यूमन सफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो जाती है, इंजरीज़ हो जाती है, बहुत सारे लोग जो है ट्रॉमा उनको फेस करना पड़ता है। बहुत से लोग जो होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो जो है अपने घर बार छोड़कर जो है बाकी जगहों पर शिफ्ट हो जाए, जिससे जो है रेफ्यूजी क्राइसिस भी बाद में हो जाती है कंट्रीज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीरियन सिविल वॉर था, उसने जो है मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़ जो है क्रिएट किए थे, और बहुत सारे एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है उनको जो है भागना पड़ा था एक जगह से दूसरी जगह। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। जो सेकंड कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है वो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इकोनॉमी पे जो है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिसरप्ट करते हैं इकोनॉमीज़ को, डिस्ट्रॉय करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो है रिड्यूस करते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी। जो कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग है और प्रोवाइडिंग एड टू कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन सिंपल फिर जो रिपेयर हम करना चाहते हैं वो इजीली नहीं हो पाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो कॉस्टली होता है रिपेयर करना। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें जो आफ्टर मैथ ऑफ यूगोस्लाविया वार्स थे, यानी कि यूगोस्लाविया वार्स जब ख़त्म हुए उसके बाद बाल्कन्स जो थे वो जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। Another impact is social fragmentation. एथनिक एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक लास्टिंग डिवीजन, लॉन्ग लास्टिंग डिविजन्स, और वो जो है बहुत हार्ड होता है फिर उनको एक दूसरे के ऊपर जो है फिर से ट्रस्ट करना, और उनके दरमियान जो यूनिटी है वो बहुत मुश्किल से आ सकती है फिर। फ्रेगमेंटेशन होती है सोसाइटी के अंदर, और जो है पार्ट्स में बढ़ जाती है सोसाइटी। बाद में फिर अगर ये सोसाइटी जो है फिर से रीइंटीग्रेट भी हो गई तो फिर भी ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। फोर्थ इम्पैक्ट इज़ रीजनल इंस्टेबिलिटी। कन्फ्लिक्ट्स किसी भी कंट्री के अंदर जो होते हैं वो जो है नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर भी चले जाते हैं फिर, जिससे जो है डिस्टेबलाइज होता है फुल एंटायर रीजन भी। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर वायलेंस भी हो सकता है, आर्म्स ट्रैफिकिंग भी हो सकती है, और रेफ्यूजी फ्लो भी इधर से उधर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं एथनिक और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स को। पहला जो सोल्यूशन है हमारे पास वो है प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस, यानी कि एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट करना है जहाँ पर जो है रिलीजियस और एथनिक कम्युनिटीज़ जो है उनको भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिले।
गवर्नमेंट दैट आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स कैन रिड्यूस फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन। यानी कि फिर जो है जो रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स है इनको जो है एक एक्सक्लूजन की फीलिंग नहीं आएगी, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें एक्सक्लूड कर दिया गया है गवर्नेंस सिस्टम से। सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो है वो होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए इनको, जो मैंने अभी बताया माइनॉरिटीज़ को जो हेल्प कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबनान के अंदर अगर हम देखें वहाँ पर पावर शेयरिंग सिस्टम क्रिएट किया गया और बैलेंस किया गया रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन को। इसी तरह दूसरा सोल्यूशन जो है वो है इनकरेजिंग डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन, यानी कि डायलॉग और रिकन्सिलिएशन को जो है प्रमोट किया जाए। इंटर एथनिक और इंटर रिलीजियस डायलॉग्स को जो है प्रमोट किया जाए ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़े दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ या एथनिक कम्युनिटीज़ के दरमियान, और रिड्यूस किए जाए जो भी स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं इनके खिलाफ या किसी भी ग्रुप के खिलाफ। सो रिकन्सिलिएशन प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाए। ट्रुथ कमीशन भी जो है बनाया जा सकता है जिससे जो है हेल्प मिल सकती है कम्युनिटीज़ को कि वो हील कर सके वायलेंस के बाद। सो एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड ख़त्म हुआ तो वहाँ पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाई गई थी। सो बिफोर मूविंग अहेड टू द थर्ड सोल्यूशन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कुछ सोल्यूशंस जो है जो पिछले वाले जो कन्फ्लिक्ट्स थे, इनइक्वालिटी वाले कन्फ्लिक्ट्स, और जो ये वाले कन्फ्लिक्ट्स या जो हम बाकी बाद में जो है डिस्कस करेंगे, उनमें जो है कुछ कुछ जो है सोल्यूशन सेम हो सकते हैं। आप वो भी स्मार्टली जो है यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो है वही वही लिख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा डायनामिक आंसर्स बनाने हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट भी लिखने पड़ सकते हैं। सो जो थर्ड सोल्यूशन है वो है स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़, यानी कि लीगल प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटीज़ की उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ऐसे लॉज लाए जाए जो प्रोटेक्ट करे माइनॉरिटी राइट्स को और पनिश करे उनको जो डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं जो भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स होते हैं उनको। सो जब हम जो है इंश्योर करेंगे गुड ट्रीटमेंट एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल द ग्रुप्स, उससे जो है ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ सकता है सोसाइटी के अंदर। सो एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्ट करती है माइनॉरिटीज़ को, और जो भी चैलेंजेस होते हैं उन माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स जो फेस करते हैं उनको मदद करती है। सो फोर्थ सोल्यूशन हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। सो अगर हम जो है इक्वल एक्सेस टू जॉब्स, एजुकेशन और रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करें, उससे जो है रिड्यूस हो सकता है कंपटीशन और टेंशन बिटवीन अदर डिफरेंट रीजनल, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स। सो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किए जाए जो टारगेट करते हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को भी, यानी कि उनको भी जो है अपहेल्ड किया जाए ताकि इनइक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एफर्ट्स टू इकोनॉमिकली डेवलप्ड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ इन लैटिन, सो लैटिन अमेरिका के अंदर जो है एफर्ट्स लगाए गए कि इकोनॉमिकली डेवलप बनाया जाए इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ जो है वहाँ पे। सो फिफ्थ सोल्यूशन कैन बी रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ताकि वो मीडिएट कर सके कन्फ्लिक्ट्स को और प्रोवाइड कर सके ह्यूमैनिटेरियन एड इन दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड पार्टीज़ होती है। सो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हेल्प कर सकती है मीडिएट करने में इन कन्फ्लिक्ट्स को, और प्रोवाइड कर सकती है ह्यूमैनिटेरियन एड भी। सो पीस कीपिंग मिशंस भी किए जा सकते हैं, सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं जिनसे जो है हेल्प हो सकती है कि मैनेज हो सके और प्रिवेंट हो सके जो भी वायलेंस क्रिएट होगा। टू कंक्लूड वी कैन से कि एथनिक एंड रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो डीपली रूटेड होते हैं। कुछ इश्यूज़ जो होते हैं आइडेंटिटी, हिस्ट्री या कंपटीशन और रिसोर्सेज होता है। सो इस वजह से जो है ये कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। हालांकि इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना जो है बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए, लेकिन हमें जो है प्रमोट करना चाहिए इंक्लूजन, डायलॉग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जिससे जो है टेंशन्स रिड्यूस हो सकते हैं। So this was all about today's session.
उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।